कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अचानक ही भारत के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला है। कनाडा पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिर मंत्रियों का बयान और आखिर में ट्रूडो का मीडिया के सामने आना हालिया घटनाक्रम के पीछे एक सोची समझी रणनीति दर्शाता है। अपने देश में आलोचनाओं से घिरे हुए ट्रूडो इसके जरिए सिख कम्युनिटी को लुभाना चाहते हैं। कनाडा में सिख राजनीतिक रूप से प्रभावी हैं। कनाडा में 7.7 लाख से अधिक सिख हैं। वो देश का चौथा सबसे बड़ा जाति समुदाय है और इस समुदाय का एक हिस्सा खालिस्तान की मांग की समर्थन भी करता है। अगले साल केंद्र में चुनाव है और उससे पहले ट्रूडो उन्हें साधने में जुटे हुए हैं, यानी वोट बैंक अपीसमेंट। कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का खर्च काफी बढ़ गया है, मेडिकल फैसिलिटीज ठप हो गई हैं और क्राइम इज एट ऑल टाइम हाई। एक इप्सोस सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 26% लोग ही ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद का टॉप उम्मीदवार मानते हैं। ट्रूडो की रैंकिंग कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलिवरे से 19% कम है। हाल के दिनों में ही ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 2 चुनावी झटके लग चुके हैं। पिछले महीने लिबरल पार्टी मॉन्ट्रियल में हार गई। उसे एक सुरक्षित सीट माना जाता था। 3 महीने पहले पार्टी टोरंटो में एक विशेष चुनाव भी हार गई, जहां 3 दशक तक सीट पर उसका कब्जा था। हालात तब और बिगड़ गए जब मॉन्ट्रियल की हार से कुछ दिन पहले जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अल्पसंख्यक ट्रूडो सरकार के समर्थन वापस ले लिया। सिंह खालिस्तान के समर्थक रहे। पार्टी के भीतर ट्रूडो को पद से हटाने की मांग उठी है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कनाडा में लिबरल्स का वही हाल होगा जो यूके में कंजर्वेटिव्स का हुआ। ट्रूडो कनाडा की संसद में 2 अविश्वास प्रस्तावों का सामना भी कर चुके हैं और उसके बाद किसी तरह से कुर्सी से बस चिपके हुए हैं। ट्रूडो सरकार की नीतियां खालिस्तानी अलगाववादियों के समर्थन में रही हैं। 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हुए ट्रूडो से मुलाकात की थी। यह मुलाकात कारोबारी जसपाल अटवाल को कनाडाई उच्चायोग में डिनर के लिए निमंत्रण पर विवाद के बीच हुई थी। अटवाल को 1986 में वैंकूवर द्वीप में पंजाब के एक मंत्री की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दोषी ठहराया गया था, लेकिन बाद में बरी कर दिया गया था। लेकिन ट्रूडो ने विवाद से खुद को दूर करने की कोशिश की। उस विवाद के बावजूद कनाडाई सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं है। ट्रूडो सरकार ने भारतीय वर्णराज दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने भारतीय तिरंगे को भी जला दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं वर्षगांठ पर ओंटारियो और टोरंटो में जुलूसों में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा की गई हत्या का दर्शाता झांकियां निकाली गई और ट्रूडो सरकार ने खालिस्तान पर जनमत संग्रह को रोकने से भी इनकार कर दिया, जिसका समर्थन सिख फॉर जस्टिस SJF ने किया था। SJF को भारत ने एक आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम भारत कनाडा के रिश्ते पर भारी पड़ रहा है। पिछले साल उन्होंने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी कि कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट्स शामिल थे। भारत ने इन आरोपों को न सिर्फ सिरे से खारिज किया, बल्कि ट्रूडो सरकार से सबूत भी मांगे, अब तक नहीं मिले। जांच से भारतीय राजनयिकों का कनाडाई नागरिक की हत्या के बारे में जानकारी सहयोगी देशों के साथ साझा की गई। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि पिछले साल कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोपों से संबंधित उसके पास जो भी सूचनाएं हैं, उन सभी को उसने विशेष रूप से अमेरिका सहित अपने निकट सहयोगी के साथ साझा किया है। ट्रूडो द्वारा जल्दबाजी में आयोजित यह संवाददाता सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब ट्रूडो सरकार ने निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़कर नया विवाद पैदा कर दिया है। कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया तथा कनाडा में अपने उच्च न्यायालयों और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों व अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा कर दी। विदेश मंत्रालय MEA ने एक बयान में कहा कि भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद को ट्रूडो सरकार के समर्थन के जवाब में भारत आगे कदम उठाने का अधिकार रखता है। मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ट्रूडो की भारत के प्रति बैरपूर्ण स्वभाव लंबे समय से स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा कि ट्रूडो ने 2018 में भी भारत की यात्रा की थी, जिसका मकसद वोट बैंक को साधना था, लेकिन ये उन्हें असहज करने वाली साबित हुई। उनके मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो भारत के संबंध में चरमपंथी और अलगाववादी एजेंडे से खुले तौर पर जुड़े हैं। दिसंबर 2020 में भारत की आंतरिक राजनीति में उनका स्पष्ट हस्तक्षेप दिखता है। हालिया विवाद की शुरुआत भले ही 2018 से हुई थी, लेकिन उसके बीज 1985 में ही पड़ चुके थे। सिख अलगाववादियों ने, जिन्हें खालिस्तानी कहा जाता है, उन्होंने कनाडा में अपना ठिकाना बना लिया था। भारत ने खूब जोर लगाया, लेकिन कनाडा की तत्कालीन सरकारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी जैसे रॉ, उसकी चेतावनी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। भारत की चिंताओं को अनसुना करने का नतीजा 23 जून 1985 को सामने आया। 23 जून 1985 को कनाडा से लंदन होते हुए भारत जा रहे एयर इंडिया के विमान में धमाका हुआ। विमान में सवार सभी 329 पैसेंजर्स मारे गए। मरने वालों में से 268 कनाडाई नागरिक शामिल थे, जिसमें से अधिकांश भारतीय मूल के थे और 24 भारतीय थे। विमान अभी हवा में ही था
और कि टोक्यो में नारिता हवाई अड्डे पर एक और धमाका हुआ जिसमें 2 जापानी बैगेज हैंडलर्स की भी मौत हो गई। जांच के मुताबिक टोक्यो का धमाका फ्लाइट 182 वाले हमले से जुड़ा था। वो बम एयर इंडिया की एक और फ्लाइट के लिए था, लेकिन उसमें समय से पहले ही धमाका हो चुका था। कनाडाई जांच में सामने आया कि इन धमाकों के पीछे सिख अलगाववादियों का हाथ था। खालिस्तानी 1984 में पंजाब स्थित गोल्डन टेम्पल में भारतीय सेना से घुसने के बाद बदला लेना चाहते थे। 1985 हमले के कुछ ही महीने बाद कनाडाई पुलिस ने बब्बर खालसा के सदस्य तलविंदर सिंह परमार के प्रत्यर्पण को गिरफ्तार किया, लेकिन परमार के खिलाफ मामला कमजोर था और उसे रिहा कर दिया गया। परमार पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोप के बाद कनाडा भाग गए थे। भारत ने हमले के पहले ही परमार के प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिससे कनाडा ने ठुकरा दिया था। परमार 7 साल के बाद पंजाब में मारे गए। अब कनाडा उसे 1985 के कनिष्क बम विस्फोट का कथित मास्टरमाइंड मानता है।